नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स एक्यूमुलेट्स, ठीक है, एनिमल्स जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं क्या? NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर, आयंस। किस कारण होता है ये? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और उनसे ये चीजें क्या हो जाती हैं? एक्यूमुलेट हो जाती हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है, या फिर एक्सेस इंजेक्शन के कारण। यही क्या हो, यही क्या है? यही क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं को अपन को क्या करना है? रिमूव करना है। फिर बात करते हैं अमोनोटेलिक कौन क्या होते हैं, यूरियोटेलिक क्या होते हैं और यूरिकोटेलिक क्या होते हैं, ठीक है। अमोनोटेलिक जो होते हैं उनको मतलब जिनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है अमोनिया बनेगा, जिनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनेगा, वो कौन से कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखो कि अमोनिया की जो रिमूवल है, ठीक है, अमोनिया को अगर बाहर निकालना है तो जो वाटर जो है वो अपन को क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, ठीक है। वाटर जो है वो अपन को ज्यादा चाहिए, ठीक है। अमोनिया को अगर बाहर निकालना है तो अपन को पानी ज्यादा चाहिए। तो ये कौन से हो गए? अमोनिया जो जिनका जो वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनेगा वो होते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। अब वाटर कहाँ ज्यादा होता है? ठीक है, जो एक्वेटिक है उनके पास तो पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो एक्वेटिक जो एम्फीबियंस है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, या फिर बोनी फिशेस है, ठीक है, ये कौन से कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। इनके अंदर अमोनिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। फिर बात करते हैं यूरियोटेलिक। अब अमोनोटेलिक के कंपेयर में यूरिया के अंदर पानी थोड़ा कम चाहिए, ठीक है, थोड़ा कम चाहिए इसके रिमूवल के लिए। तो जो यूरिया है वो किसके अंदर होगा? ममल्स के अंदर यूरियोटेलिक होते हैं ममल्स। मराइन फिशेस, टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियंस है वो कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। इनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? यूरिया बनता है। अब यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं? यूरिकोटेलिक वो होते हैं जिनके अंदर जो पानी की जरूरत है वो बहुत ही कम हो, वो कौन से होते हैं? यूरिकोटेलिक, जिनके अंदर यूरिक एसिड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हो गए? रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। बर्ड्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं। स्नेल्स यूरिकोटेलिक होते हैं। इंसेक्ट कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। ये अपन ने बेसिक चीजें देख ली अपने चैप्टर की। अब स्टार्ट करते हैं अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ये क्या है अपनी? ये है अपनी किडनी, ठीक है, किडनी हो गई। ये फिर जो येलो कलर में है ये क्या है? ये है अपना यूरेटर, ठीक है। फिर ये जो पिंक कलर का है ये क्या हो गया? अपना यूरिनरी ब्लेडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है। आपको किडनी कितनी दिख रही है इस डायग्राम के अंदर? आपको किडनी कितनी दिख रही है? 2 किडनी है। यूरेटर कितने हैं? 2 हैं। यूरिनरी ब्लेडर कितने हैं? 1। और यूरेथ्रा कितने हैं? 1, ठीक है। तो ये पूरा क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये पूरा, ठीक है। अब ये क्या है अपनी? ये है अपनी रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड किसके लिए यूज होता है? किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज होता है। और ये आर्टरी है तो इसको बोलेंगे अपन रीनल आर्टरी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर ये जो नोच है यहाँ पर किडनी पर, ये जो नोच है इसको बोलते हैं अपन हाइलम। अब एक चीज ध्यान में रख लो आप, जो हाइलम होता है उसको आप ऐसे गेट समझ लो, ठीक है, कि किडनी का वो क्या है? गेट है, ठीक है। वहां से सारी चीजें वहां से एंटर करेंगे। जैसे यूरेटर किडनी में जा रहा है वो भी हाइलम के थ्रू जाएगा, ठीक है। रीनल आर्टरी जो है वो भी हाइलम के थ्रू जाएगी। मतलब जितना भी सामान जाएगा वो हाइलम से होता हुआ जाएगा। तो ये क्या है? किडनी का गेट मान लो आप हाइलम को, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप देखो। किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती है अपनी, रेडिश ब्राउन, ठीक है। शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है, ठीक है। अब और ये प्रेजेंट कहाँ होती है किडनी? अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री,
ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है किडनी की, ठीक है। अब इसके आपको लेंथ, विड्थ, ठीक है, ये सारी चीजें भी दे रखी हैं, तो उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। लेंथ कितनी है किडनी की, जो लेंथ है वो कितनी है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ कितनी है, विड्थ है 5 से 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये किडनी की अपन ने लेंथ की बात कर ली, विड्थ की बात कर ली और थिकनेस की बात कर ली। अब इसका जो वेट है किडनी का, वेट कितना होता है, किडनी का वेट होता है, किडनी का जो वेट है वो होता है 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम। एक एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 120 ग्राम से 170 ग्राम के आसपास किडनी का जो है वो वेट होता है। अब अपन हाइलम से आगे का जो डायग्राम है वो मैं आपको किडनी का यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो है, ये अपना क्या है, दरवाजा जो है, ये हाइलम मैंने आपको बताया, जिससे क्या है, ये देखो रीनल आर्टरी भी यहाँ से जा रही है, यूरेटर भी यहाँ से ही जा रहा है, तो मैंने आपको बताया ना ये गेट है, यहाँ से सब कुछ जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, हाइलम के बाद में क्या है, ये एक फनल शेप बन रहा है, ठीक है, फनल शेप बन रहा है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इस फनल शेप को बोलेंगे, फनल शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलेंगे अपन रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस बोलेंगे इसको। फिर आगे चलते हैं अपन, रीनल पेल्विस। अब ये जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ये ठीक है, ये जो प्रोजेक्शंस बन रहे हैं रीनल पेल्विस से, ये जो प्रोजेक्शन बन रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अपन कैलिसिस, कैलाइसिस बोलेंगे इनको, ठीक है। अब कैलाइसिस से आगे आप देखो, ये जो पिरामिड से बन रहे हैं, ये जो पिरामिड बन रहे हैं, ये जो पिरामिड बन रहे हैं, इनको बोलेंगे अपन मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखो कि जो ये किडनी का जो अंदर का पोर्शन है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। दो पार्ट्स कौन से हैं, ये जो आउटर पोर्शन है, ये जो आउटर पोर्शन है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स, ठीक है, ये हो गया अपना कोर्टेक्स। अब जहां पर ये अपने मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट है, मेडुलरी, ये जो मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट है, वो रीजन कौन सा हो गया, वो रीजन हो गया अपना मेडुला, मेडुला, ठीक है। अब ये जो दोनों स्पेस प्रेजेंट है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका थोड़ा सा स्पेशल नाम है कोलम ऑफ, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो ये अपन ने जो मेन चीजें हैं किडनी के अंदर वो देख ली। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया अपना, ये है मान लो यहाँ पर हाइलम अपना, ठीक है। ये जो नोच है ये क्या है, हाइलम, जहाँ से सारी चीजें अंदर जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद में एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनता है, फनल शेप जो का एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसको क्या बोल दिया अपन ने, रीनल पेल्विस, ठीक है। फिर आगे प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, इनको अपन ने बोला है, इनको अपन ने बोला है कैलिसिस, ठीक है। फिर ये जो पिरामिड वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं, पिरामिड वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनको अपन ने बोला है मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। अब जो दो पोर्शन है, ये आउटर वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे अपन कोर्टेक्स, ठीक है। और जहां पर मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मेडुला, और दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। फिर अपन आगे जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है अपना नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की, ठीक है। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, अप्रोक्स 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन है इसके स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपको रेड कलर के अंदर जो दिख रही है, ये जो रेड कलर में है, ये क्या है, रीनल आर्टरी है, ठीक है। रीनल आर्टरी जो है वो एक किडनी के अंदर एंटर करेगी। अब एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है। तो उस रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होगी, वो डिवाइड होगी किसके अंदर, अफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, अफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। और जो अफरेंट आर्ट्रियोल है वो कहाँ आता है, नेफ्रॉन के पास में, ये अफरेंट आर्ट्रियोल है अपना। उसके बाद में यहाँ अफरेंट आर्ट्रियोल है वो गुच्छा सा बना लेता है, ठीक है।
इसके अंदर बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या बना देता है, गुच्छा सा बना लेता है। उसके बाद में जो निकलती है यहाँ से, ये क्या होगी, इफरेंट आर्ट्रियोल। ध्यान में रखना, जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो नैरो होती है। वो कैसी होती है, नैरो होती है। और जो अफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो कैसी होती है, वाइड होती है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब ये जो गुच्छा सा बना है ब्लड वेसल का, ये क्या होगी, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लोमेरुलस। कैपिलरी नेटवर्क है ये, इसको बोलेंगे अपन ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है, इसका नाम क्या है, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल जो है वो आगे जाकर एक कोइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको बोलेंगे अपन प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पहले होता है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद में क्या आता है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आती है, जिसको शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, अब पीसीटी के बाद में क्या आएगा, पीसीटी के बाद में एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आएगा। एनसीईआरटी में दे रखा है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आएगी। ये जो स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले बोलेंगे इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला नीचे जा रहा है और ये लूप ऑफ हेनले ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में एक कोइल्ड स्ट्रक्चर आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद में, उसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो रेड कलर में जा रही है, ये जो रेड कलर में जा रही है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो जा रही है, ये रेड कलर में, ये क्या करती है, जो पूरे जो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, उसके बाद में डीसीटी, इनकी चारों तरफ क्या बना लेती है, अपना एक नेटवर्क बना लेती है। और उसको क्या बोलते हैं अपन, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, ये वासा रेक्टा बनाता कौन है, वासा रेक्टा बनाता है ये जो अपनी जो कैपिलरी ऑफ जो नेटवर्क है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो आगे बढ़कर क्या बना लेती है, वासा रेक्टा बना लेती है। अब ये जो डीसीटी है वो कहाँ ओपन होता है, डीसीटी ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ से कोई और दूसरे नेफ्रॉन से आ रहा होगा डीसीटी, यहाँ कोई और दूसरे नेफ्रॉन से कलेक्ट हो रहा होगा। ऐसे जो पूरी जो ट्यूब बनती है, ये कलेक्टिंग डक्ट, इससे सारे जो नेफ्रॉन्स है वो कनेक्टेड होते हैं। ये पूरा यूरिन फ्लो होता है। यहाँ ये पूरा नेफ्रॉन का अपना स्ट्रक्चर है। स्टार्ट कहाँ से किया अपन ने, अफरेंट आर्ट्रियोल आई, आकर एक नेटवर्क सा बना लिया, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस कहाँ बनता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन कलेक्टिवली, क्या बोलेंगे, मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी। बोमेंस कैप्सूल के बाद में आएगा प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी के बाद में आएगा लूप ऑफ हेनले के बाद में आता है डीसीटी के बाद में कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो पूरा है नेफ्रॉन है, उसके चारों तरफ एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का, उसको बोलेंगे अपन वासा रेक्टा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अपना नेफ्रॉन होता है वो दो टाइप का होता है। नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप का होता है। वो दो टाइप कौन से होते हैं, वो दो टाइप होते हैं, एक होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, कोर्टिकल नेफ्रॉन कौन से होते हैं, ज्यादातर जो नेफ्रॉन होते हैं वो कोर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं। ठीक है, जो वो नेफ्रॉन जिनका ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ही मेडुला रीजन के अंदर हो। ठीक है, जिनका लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ही अगर मेडुलरी रीजन के अंदर है, बाकी सारा कोर्टेक्स के अंदर है, तो वो कौन से हो गए, कोर्टिकल नेफ्रॉन हो गए। ठीक है, अब वो नेफ्रॉन जिनका मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो लूप ऑफ हेनले का, वो कहां प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हो गए जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन है वो कैसे होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। मतलब ज्यादातर नेफ्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, कोर्टेक्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इसके अंदर तीन प्रोसेस है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया एक है रीअब्जॉर्प्शन और एक है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, पहले बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होती है, उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन की बात कर लेंगे, उसके बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर लेंगे। तो ये देखो, यहां से ब्लड आया, ठीक है, देखो अफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर ब्लड आया, अफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर क्या आया, ब्लड आया, यहां से क्या आया, ब्लड आ गया। ठीक है, यहां ये जो ग्लोमेरुलस बनता है, ठीक है, एक तो ग्लोमेरुलस की लेयर हो गई, इस कैपिलरी की लेयर हो गई, एक हो गई यहाँ पर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बीच के अंदर स्पेस है,
और एक एक जो होगी वो क्या होगी, इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो ये 3 लेयर पास कर कर जो ब्लड है, ठीक है, वो फिल्टर होकर आएगा और कहाँ इंटर करेगा, नेफ्रॉन के अंदर, पीसीटी के अंदर, फिर आगे वो जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होती है वो मैं आपको बता दूं। इसी स्ट्रक्चर को, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है, अपनी कैपिलरी है, ठीक है, ये अपनी कैपिलरी है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, जो ब्लड वेसल है उसका एक क्लियर तो ये होगी एंडोथीलियम, ठीक है, बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अपनी, ठीक है, ये क्या है, इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल ये होगी, ये क्या होगी, इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर जो ये सेल्स प्रेजेंट है, ये जो सेल्स प्रेजेंट है इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल की, ठीक है, ये इनको नाम बोलते हैं पोडोसाइट, इनको एनसीईआरटी ने नाम दे रखा है पोडोसाइट। और इनके बीच में जो बीच में छेद से प्रेजेंट होते हैं उनको बोलेंगे स्लिट पोर्स, स्लिट पोर्स। अब जो ब्लड है वो यहां से आएगा, इस जो ब्लड वेसल है इससे आएगा, किससे होते हुए, एंडोथीलियम पहले क्रॉस करनी होगी उसको, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होगी, उसके बाद में पोडोसाइट जो इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल उसको क्रॉस करना होगा। तो एक चीज आप ध्यान में रखो कि जो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, इससे जो ब्लड है वो फिल्टर होकर आता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये चीजें नहीं आती, ठीक है, ये चीजें नहीं आती। कौन आता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, प्लाज्मा आता है। और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स है, जो मेजर प्रोटीन्स है वो नहीं आती। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं। यहां से क्या आता है, प्लाज्मा आ गया, अपना प्लाज्मा बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या कर लेगी, जो प्रोटीन्स है उनको रोक लेगी, जो मेजर प्रोटीन्स है अपनी उनको रोक लेगी। अब जो पोडोसाइट है, जो इपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल है, कुछ प्रोटीन्स जो रह गई उनको भी रोक लेगी। तो ये जो अपना जो निकलेगा यहाँ से वो एकदम से फिल्ट्रेट होकर निकलेगा, जो काम की चीजें हैं वो सारी ऊपर रह जाएंगी। अब ये कैसे होता है वो देख लो आप। कार्डिक आउटपुट है वो कितना है, अपन ने देख चुके हैं, अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 5 लीटर अपना कार्डिक आउटपुट होता है 1 मिनट के अंदर। जो ब्लड निकलता है वो कितना है, 5 लीटर। उसका 20%, 5 लीटर का 20% कहाँ आता है, रीनल ब्लड फ्लो, किडनी के पास आता है। देखो 5 लीटर ब्लड पंप हुआ है, लेकिन वो कहाँ कहाँ जाएगा, कोई ब्रेन के पास में भी जाएगा, कोई हाथों में भी जाएगा, कोई पैरों में भी जाएगा, ठीक है, तो सब जगह अलग अलग ब्लड जाएगा। तो उसका 20% जो है, जितना हुआ है उसका 20% किसको मिलेगा, किडनी के हिस्से में आता है उसका 20%। और 5 लीटर का 20% कितना होता है, 1 लीटर, ठीक है। तो रीनल ब्लड फ्लो मतलब किडनी के पास कितना आया, 1 लीटर ब्लड आ गया, 1 लीटर ब्लड आ गया। अब 1 लीटर ब्लड में से, अब मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये चीजें उस ब्लड वेसल से बाहर नहीं आती, तो क्या आएगा, प्लाज्मा आएगा। 1 लीटर का 55%, ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है, 55%। तो 1 लीटर का 55%, 55% प्लाज्मा आएगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो वो कितना होता है, 625 ml, ठीक है। 1 लीटर ब्लड आया किसके पास में, किडनी के पास में। अब किडनी के पास में 1 लीटर ब्लड आया है, लेकिन ब्लड वेसल से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये चीजें तो बाहर निकलती ही नहीं, सिर्फ प्लाज्मा आएगा। प्लाज्मा कितना है, 625 ml। अब उसका जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, फिल्ट्रेट है वो 20% बाहर जो निकलेगा, जो फिल्टर होकर अंदर जाएगा नेफ्रॉन के अंदर, वो कितना जाएगा, 125 ml, ठीक है, 125 ml। बाकी का कहाँ रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। 125 ml अपना क्या है, फिल्ट्रेट है, ठीक है। यहां से जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 125 ml, ठीक है। फिर आगे अपन बात कर लेते हैं, ये अपन ने बात कर लिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है, ज़्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। ये अपनी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है, इसकी एक लेयर तो इसकी हो गई, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और एक होगी अपनी इपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो 3 लेयर क्रॉस करके अपने आना पड़ेगा अपन को। तो ये 3 लेयर क्रॉस होकर क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा। तो इसके अंदर क्या है, ब्लड है, ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बाहर नहीं आती, सिर्फ प्लाज्मा आएगा। प्लाज्मा आ गया, अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो किसको फिल्टर कर लेती है, जो मेजर प्रोटीन है उनको रख लेती है अपने पास में, उनको आगे नहीं जाने देती। अब यहां से ये जो कुछ बच गई, प्रोटीन्स बच गई उस प्लाज्मा के अंदर, इपिथेलियम और बोमेन कैप्सूल ये रोक लेगी उसको, ठीक है। सारा जो प्लाज्मा अंदर आया है वो सारा नेफ्रॉन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब 625 ml यहाँ पर आया था अपने पास में, ठीक है। तो उसका कितना गया, 125 ml ही बाहर गया, अंदर गया। तो ये इतना फिल्ट्रेशन होता है, ये हो गया अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये अपना फिल्ट्रेट बन गया। अब बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो दूसरी प्रोसेस है वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पीसीटी पार्ट है। अब मैंने आपको बता दिया नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है वो क्या, पीसीटी है। पीसीटी के अंदर क्या होता है, 70 to 80%, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर कहाँ जो रीअब्जॉर्ब होते हैं, पीसीटी के अंदर। 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वाटर है वो कहाँ होते हैं,
पीसीटी के अंदर, मतलब अपन एक बात कह सकते हैं कि जो पीसीटी है वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। एक्टिवली कौन से होते हैं रीअब्जॉर्ब, Na+ ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ये क्या कैसे होता है एक्टिवली, और पैसिवली होता है यूरिया। फिर बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। फिर लूप ऑफ हेनले, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कहाँ होते हैं, लूप ऑफ हेनले के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं। और जो असेंडिंग लिम्ब, मैंने आपको 2 लिम्ब बताए, ठीक है, एक डिसेंडिंग लिम्ब, एक असेंडिंग लिम्ब। जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, पीसीटी के अंदर, और जो मिनिमम है वो कहाँ होता है, असेंडिंग लिम्ब के अंदर। फिर आता है अपना डीसीटी पार्ट, डीसीटी पार्ट के अंदर क्या रीअब्जॉर्ब होता है, Na+, वाटर, HCO3 नेगेटिव। ठीक है। और फिर आती है अपनी कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर वाटर और सोल्ट्स क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये अपन ने बात कर ली रीअब्जॉर्प्शन की, मैक्सिमम कहां होता है पीसीटी के अंदर, मिनिमम कहां होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर जो नेक्स्ट है अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन, 3 पार्ट में आपको बताए थे, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात कर चुके हैं अपन, रीअब्जॉर्प्शन की बात कर चुके हैं अपन। अब बात करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन की। पीसीटी जो पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, H+ सिक्रीट होता है, K+ सिक्रीट होता है, ठीक है, और क्या होता है NH3, ठीक है, अमोनिया। लूप ऑफ हेनले के अंदर कुछ खास दे नहीं रखा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर डीसीटी की बात करें तो डीसीटी के अंदर H+ होता है, K+ होता है और NH3, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है H+, K+, ठीक है। तो पीसीटी के अंदर H+, K+, NH3 होते हैं, लूप ऑफ हेनले के अंदर कुछ नहीं होता। डीसीटी की बात करें तो वहां पर H+, K+, NH3 तीनों होते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट का आप ध्यान में रख लो 2 ही होते हैं, H+ और K+। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर ली, यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका। अब बात करेंगे अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म की। काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है उसकी अपन बात करेंगे। ये अपना क्या है, नेफ्रॉन है। ये क्या है अपना, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है, ठीक है। ये अपना डीसीटी रीजन हो गया, ठीक है। ये अपना हो गया लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये अपना क्या है, पीसीटी हो गया, ठीक है। और ये अपना बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, कैप्सूल। और ये अपनी क्या है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा जो मैंने आपको बताई थी, ब्लड कैपिलरी है जो कि इसके चारों तरफ अपना नेटवर्क बनाती है, ठीक है। अब ये हो क्या है, ये अपन देख लेते हैं। यहां से क्या आया, फिल्ट्रेट आया अपना, यहां से क्या आया अपना, फिल्ट्रेट आया है। अब उसकी कंसंट्रेशन है, अपन को जो यूरिन निकालना है वो एकदम कंसंट्रेटेड निकालना है, उसके अंदर काम की चीजें, वाटर का लॉस भी नहीं होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने उनका लॉस भी नहीं होना चाहिए। वो भी अपने को मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जितने चाहिए उतने तो अपने पास होने चाहिए ना। वो भी अगर ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और अगर पानी का ज़्यादा लॉस होगा तो वो भी दिक्कत है। तो दोनों चीज़ों को अपन को बचाना है, और जो कंसंट्रेटेड जो यूरिन है वो अपन को बाहर निकालना है। यहाँ से क्या आया अपना, फिल्ट्रेट आया, ठीक है। अब ये एक चीज़ आप ध्यान में रखो, एक चीज़ आप ध्यान में रखो, जो ये फिल्ट्रेट है, जो नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसकी डायरेक्शन अलग है, और जो नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसकी डायरेक्शन अलग है, दोनों आपस में ऑपोजिट है, काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए इसका नाम क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। करंट किसको बोलते हैं, कोई भी चीज बह रही है उसको करंट बोल दिया, ठीक है, कोई भी चीज बह रही है उसको करंट बोल दिया, ठीक है। काउंटर मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये होता कैसे है ये देख लो आप, यहां से ये देखो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आप याद रखो कि यहां पर क्या क्या बाहर निकल रहा है, NH3 बाहर निकल रहा है यहां से, ठीक है, NH3 बाहर निकल रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो जो वासा रेक्टा है यहाँ पर इसकी क्या है 300, फिर बढ़ती जा रही है 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, और यहाँ पर मैक्सिमम आ गई 1200, ठीक है। किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर NH3 ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये निकल रहे हैं, इस वजह से ये बढ़ता जा रहा है, अमोनिया निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, इस वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट से भी यूरिया यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्या आ गया 1200 आ गया। उसके बाद में क्या होता है, ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ से क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर, ठीक है, वाटर।
तो ये क्या हो गया, 1200 यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर वाटर आ रहा है इसलिए क्या आएगा 1000, 800, 600, वापस कम हो गई वो, ठीक है। 400 जो कंसेंट्रेशन है वापस क्या होगी, कम हो गई। तो ये अपने बात के लिए वासा रेक्टा की। देखो यहाँ से अपनी वासा रेक्टा है, ठीक है, यहाँ पर कितनी थी इसकी 300, NH3 यहाँ से निकला, किससे, जो सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप है यहाँ से जो है वेस्ट निकला, 400 आ गया, 600 आ गया, मतलब बढ़ता जा रहा है, जो कंसेंट्रेशन है इसकी क्या हो रही, बढ़ती जा रही है वासा रेक्टा के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ गई, मैक्सिमम 1200 आ गई। उसके बाद में यहाँ से क्या निकलना चालू हुआ, पानी निकल रहा है यहाँ से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। तो ये क्या होगी, वापस कम होने लग गई, 800, 600, 400, 300 पे आ गया, ठीक है। सेम अब यहाँ पर समझो आप, यहाँ से फिल्ट्रेट आया, उसकी कितनी कंसेंट्रेशन है 300, ठीक है। अब पानी निकल गया यहाँ से तो क्या हो गई 400, वापस पानी निकल गया 600 हो गई, बढ़ती जा रही है क्योंकि पानी निकलता जा रहा है तो बढ़ती, ये कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट्स तो प्रेजेंट है, पानी ही निकल रहा है सिर्फ। अब और पानी निकलेगा, 800 आ गई, और पानी निकला 1000 आ गई, और फिर मैक्सिमम आ गई 1200। अब यहाँ से क्या हुआ, सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्या निकलने स्टार्ट हुए, सोल्यूट्स निकलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। NH3 निकला, यहाँ पे क्या आ गई 900, फिर 600, फिर 400 और फिर 300। तो ये क्या होगी अपना, जैसे यहाँ पर अपने स्टार्ट किया था तो सारा अपने पानी भी क्या कर लिया अपन ने, पानी भी अपन ने रीअब्जॉर्ब करा लिया, और जो अपना काम की चीजें थी उनको भी अपने रीअब्जॉर्ब करा लिया। अब जो अपना जो यूरिन निकलेगा वो बिल्कुल वेस्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल वेस्ट है और बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, ठीक है। जो अपन ने अपन रीअब्जॉर्ब करा सकते थे उतना अपने करा लिया, ठीक। काउंटर करंट का यही मतलब है, इस मैकेनिज्म का यही मतलब है कि जितना अपन को एब्जॉर्प्शन कराना है, रीअब्जॉर्ब कराना है, पानी भी अपन को बचाना है, मतलब ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, ठीक है। अब ये जो पानी है यहाँ से निकला, ये कहाँ जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, वासा रेक्टा की, ये वासा रेक्टा के अंदर क्या है, ब्लड प्रेजेंट है, और ये ब्लड के अंदर चला गया ये पानी, और वापस वो ब्लड के साथ मिलके वापस कहाँ आ जाएगा, वापस फिल्ट्रेशन के लिए आ जाएगा रिनल आर्टरी के अंदर। तो ये अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फिर अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं मिक्चुरेशन की। रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा लास्ट में देखते हैं अपन। इसके बाद में मिक्चुरेशन के बाद में रास मैकेनिज्म अपन देखते हैं। मिक्चुरेशन क्या है, वो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को, मतलब यूरिनेशन की जो प्रोसेस है, मतलब यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं, उसी को मिक्चुरेशन बोलते हैं। ये क्या है, अपना यूरिनरी ब्लैडर है, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर ये क्या है, यूरिथ्रा है अपना, और ये यहाँ पर जो रेड कलर से मैंने बनाया ये क्या है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, मतलब एक तरह से मान लो एक वॉल प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर यूरिन आएगा यूरेटर से, ये मान लो यूरेटर है अपने, या इससे क्या आएगा, यूरिन आएगा, ये क्या लेके आएंगे, यूरिन लेके आएंगे, ठीक है। इसके अंदर यूरिन भर गया, और इसकी कैपेसिटी तो होती है, यूरिन भर गया तो ये क्या करेगा, वॉल्स पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। कोई चीज भरेगी तो वो वॉल्स पर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल्स पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये जो मैसेज है वो कहाँ जाएगा, CNS के पास में, ठीक है। अब जो CNS है इसके रेस्पॉन्स में, ठीक है, ये पूरा भर गया, यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर गया तो इसको रिलीज करना पड़ेगा। तो CNS जो है वो वहां से क्या देता है, सिग्नल देता है इसको, ठीक है। और जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जो स्फिंक्टर है वो क्या करता है, रिलैक्स हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो तो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जो स्फिंक्टर है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो क्या हो जाएगा, जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये वाली जो लाइन आप ध्यान में रखना, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कैसे क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आप ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको आप एक ऐसे समझो कि ये बलून है, ठीक है। तो बलून में आपने पानी भर रखा है, ठीक है। अब बलून को आप क्या करोगे, स्क्वीज करोगे, ठीक है। स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, वो पानी बाहर निकलेगा। तो सेम वैसे ही है, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक तरह से आप समझो ये स्क्वीज करेंगी तो जो है, और यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है वो क्या होगा, रिलैक्स करेगा। तो जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। फिर बात करते हैं अपन, जो यूरिन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो आप। एक दिन में कितना यूरिन निकलता है, 1 लीटर से 1.5 लीटर, मतलब 1 लीटर से 1.5 लीटर तक जो यूरिन है वो एक दिन में रिलीज होता है, ठीक है। pH कितनी होती है यूरिन की, 6। कलर कैसा होता है, लाइट येलो होता है। और कितना ग्राम यूरिया पर डे निकलता है यूरिन के साथ में, तो 25 से 30 ग्राम, ठीक है। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे निकलता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या है, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा है
यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा है, तो जो पर्सन जिसके भी ये है तो वो क्या है, ग्लाइकोसूरिया हो रखा, उसको ग्लाइकोसूरिया है। कीटोन बॉडीज अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो क्या है, कीटोन यूरिया प्रेजेंट है। ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो क्या है, कीटोन यूरिया। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन अदर देन किडनी। किडनी ने एक्सक्रीशन कर लिया, अब इसके अलावा कौन और एक्सक्रीशन करता है वो अपन देख लेते हैं। लंग्स एक्सक्रीशन करते हैं, लीवर करती है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है और सीबेसियस ग्लैंड्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। किस किस चीज का करती हैं वो भी देख लेते हैं। लंग्स जो है वो CO2 निकालते हैं, 200 ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 200 ml CO2 बाहर निकालते हैं लंग्स, तो ये उनका एक्सक्रीशन है। और कुछ पानी भी बाहर निकालते हैं, तो लंग्स जो है वो इस प्रकार एक्सक्रीशन करते हैं। लीवर की बात करें तो लीवर जो है वो बाइल निकालती है बाहर, बाइल जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालती है, अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ में बाइल निकलता है, ये लीवर करती है। स्वेट जो ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं, वाटर निकालती हैं, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। स्वेट का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कभी ना कभी किसी के मुंह में तो जाता है, सबके मुंह में जाता है, तो उसका कलर थोड़ा मतलब जो उसका टेस्ट है वो कैसा होता है, सोल्टी सा होता है। तो उसके अंदर क्या है, NaCl प्रेजेंट है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है और वाटर है, तो ये स्वेट ग्लैंड्स करते हैं। सीबेसिस जो ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, स्टेरोल्स, वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन थ्रू सीबम के थ्रू, मतलब जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, नोज के अराउंड ये सीबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वहां से ये वैक्स के रूप में, जो सीबम के रूप में निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं रास मैकेनिज्म की। जो हॉर्मोन्स दे रखे हैं, ठीक है, उनको अपन हॉर्मोन्स वाले चैप्टर के अंदर कर लेंगे। यहाँ पर अपन रास मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, वहां पर अपन अच्छे से कर लेंगे उनको। रास मैकेनिज्म है क्या, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। जब ये काम कब करता है, जब GFR लो होती है, GFR क्या होती है, जब लो होती है तो उस टाइम पे ये एक्टिवेट होता है। और ये करता क्या है, GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो जब कम होगी तो ये एक्टिवेट होता है। और ये करता क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो सिक्रीट करती हैं रेनिन सिक्रीट करती हैं। एक रेनिन आपने डाइजेशन वाले में पढ़ा होगा और ये कभी अपन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन वाले की जो स्पेलिंग है वो RENNIN, ठीक है, और इसकी RENIN, उसमें डबल N आता है, इसमें एक N आता है साथ में, तो RENIN। तो ये रेनिन रिलीज करता है, कौन, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन रिलीज करेंगी। एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है अपने पास, और ये जो रेनिन है इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर, और जो एंजियोटेंसिनोजन है वो फर्दर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर। और जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है वो क्या रिलीज करता है, रिलीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है, और किसका काम करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, जो ब्लड वेसल है उसको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जो वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो प्रेशर वो इंक्रीज होगा और जो GFR है वो भी इंक्रीज होगा। एल्डोस्टेरोन का क्या, एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या काम करेगा, Na+ और जो H2 है उसको रीअब्जॉर्ब कराएगा, ठीक है। तो Na+ आएगा तो साथ में उसके पीछे पीछे क्या आएगा, वाटर आएगा, जो जैसे वाटर आएगा तो क्या है, GFR भी इंक्रीज होगी। तो ये अपना क्या है, रास मैकेनिज्म हो गया। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, लीवर से आता है ये, ठीक है, ध्यान में रखना, लीवर से आता है। फिर अपन आगे चलते हैं, डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स, एक यूरेमिया होता है, यूरेमिया, एक रीनल फेलर हो गया, एक रीनल कैल्कुलाई, और एक होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यूरेमिया क्या होता है, यूरिया इन ब्लड ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड के अंदर यूरिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, यूरेमिया, ठीक है। रीनल फेलर, रीनल वर्ड किसके लिए है, किडनी के लिए, तो इसका नाम क्या होगा, रीनल फेलर को क्या बोल सकते हैं अपन, किडनी फेलर। ये अपने नाम सुना हुआ होगा कि किडनी फेल हो गई, ये वो किडनी फेलर होता है ये, ठीक है। इसका जो इलाज है वो क्या है, ट्रांसप्लांटेशन करना होगा किडनी का। फिर रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, ये क्या है, किडनी के अंदर जो पथरी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई। स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज सोल्ट, जो क्रिस्टलाइज सोल्ट्स हैं उनका स्टोन बन जाता है किडनी के अंदर, ऑक्सिलेट्स का, ठीक है, ऑक्सिलेट्स जमा हो जाता है किडनी के अंदर, वही क्या है, रीनल कैल्कुलाई। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी के अंदर क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो थी इसकी। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन कवर हो चुकी है, हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो आप सीख चुके हो। अब जो आपके पास एनसीईआरटी की अपन क्या कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे एनसीईआरटी रिव्यू के अंदर, और ये आपका चैप्टर आपके
टिप्स पर होगा। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके जो PDF नोट्स वगैरह हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम और इंस्टा हैंडल मेरे स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो नीट से रिलेटेड मटेरियल है वो सारा मिलता जाएगा। PYQs की PDF, शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सारी कुछ आपको हर एक चैप्टर के मिलते जाएंगे। और आप इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।